हेलो दोस्तों, वेलकम। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई अपना कर रहे हैं। सो वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वह जो लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 7 है। और जो हम लोग सीरीज़ कवर कर रहे थे बूस्टर डोज की सीरीज़, उस सीरीज़ का जो लेक्चर है 7 है। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर को कवर कर लिए हैं, यानी 1 to 6 लेक्चर को। और 1 to 6 लेक्चर में आपका IEEE में जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस जो CBSE बोर्ड में आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे को हम लोग कवर कर रहे हैं। और हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, या जो है यूनिट 3 में जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इसी में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को कवर कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ या वेलोसिटी 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, कि जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हुआ वह कितना है 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड इन या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.3 टेस्ला, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कितना है आपका 0.3 टेस्ला एट एन एंगल 30 डिग्री। और आपका एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और आपका दिया हुआ कि इफ़ E/m यानी कि चार्ज अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.76 गुने 10 का पावर 11 कूलम पर kg, यानी आपका दिया हुआ है E/m विच इज इक्वल टू 1.76 गुने 10 का पावर 11 कूलम पर kg। तो हम लोग को निकालना है कि रेडियस क्या होगा, यानी कि जो पाथ कवर किया जाएगा पार्टिकल का उसका रेडियस क्या होगा, इसको निकालना है। सो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल के साथ इंटर करता है, देखिए थीटा को तो मान दे दिया है, लेकिन थीटा एंगल के साथ जब भी इंटर करता है तो उसका जो रेडियस होता है कि चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो पाथ कवर किया जाएगा उसका जो रेडियस होगा वह होता है mv sin थीटा अपॉन qb, वेयर m मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड q चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं v इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन q/m इंटू बी। और देखिए यहाँ पर जो q है चार्ज को यहाँ पर लिया है e के फॉर्म में। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी का मान कितना दिया हुआ है 10 का पावर 3 इंटू साइन 30 1/2 इंटू q/m, यानी कि q बराबर हो जाएगा आपका e, यानी E/m, और E/m का मान कितना है 1.76 इंटू 10 to the power 11 इंटू b का मान आपका कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। यदि इसको ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद इसका जो मान आएगा वो आपका नियरली आएगा 9.46 इंटू 10 to the power -9 एंड रेडियस है मीटर, ये आपका 9.46 विच इज इक्वल टू, इसे हम लोग नियरली ले लेते हैं 10 का, किसके नियरली लेते हैं 10 का इंटू 10 to the power -9 मीटर। सो यहाँ पर देख सकते हैं यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 10 का पावर -8 मीटर। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 10 का पावर -8 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और यह आपका CBSE एग्जाम 2002 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एक मिनट फ्रेंड्स, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m है, चार्ज q है एंड काइनेटिक एनर्जी E है, इंटर इन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलरली, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका 90 डिग्री एंगल के साथ इंटर करता है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन विल बी, तब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये बताइए। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है फ्रेंड्स, जब आप लोग पढ़े होंगे
मोशन ऑफ या चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसमें क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी ना, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है वह होता है B इंटू क्यू अपॉन 2πm। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपका क्वेश्चन CBSE 2001 में आया हुआ है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी चीज़ हो, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में केवल टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, यानी टॉर्क को अनुभव करेगा, और इसमें जो नेट फोर्स होगा वह उसका मान कितना होगा, 0 होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। ये प्रोटॉन एंड या अल्फा पार्टिकल्स इंटर इन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक आपका प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, दोनों क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं विथ द सेम वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है प्रोटॉन का वही वेलोसिटी है आपका अल्फा पार्टिकल का भी। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी, यानी कि जो टाइम पीरियड है अल्फा पार्टिकल का वह क्या होगा। सो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन से 4 गुना, या 2 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से 2 गुना, या फिर आपका 3 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से 3 गुना, या फिर सेम एज दैट प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के कंपेयर में हम लोगों को अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड वी नो दैट कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर इन या मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चार्ज पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तब जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा टाइम पीरियड लिया जाता है वह टाइम पीरियड का वैल्यू आपका होता है फ्रेंड्स T इज इक्वल टू 2πm अपॉन B Q, where m is mass and B is magnetic field and Q is charge। सो चलिए निकालते हैं अल्फा पार्टिकल का। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2π आपका कांस्टेंट है या नहीं है, एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो प्रोटॉन है वो भी आपका सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है और अल्फा पार्टिकल भी एक ही मैग्नेटिक फील्ड में आपका एंटर किया हुआ है, यानी कि BP इज इक्वल टू BQ, यानी कि दोनों के केस में चलिए पूरा ले लेते हैं फ्रेंड्स। 2πm अल्फ़ा यानी कि मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, B अल्फ़ा मतलब हो गया कि जो आपका पार्टिकल है जो अल्फ़ा पार्टिकल है वह मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एंटर किया वह B है, इंटू Q, Q अल्फ़ा मान लेते हैं, एंड सपोज करते हैं कि जो प्रोटॉन है उसका हो जाएगा 2πmp बटे BP इंटू QP, एंड वी नो दैट कि दोनों चार्ज पार्टिकल आपका सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है, यानी कि B अल्फ़ा इज इक्वल टू BP। सो चलिए डिवाइड करते हैं T अल्फ़ा बटे TP विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2πm अल्फ़ा इंटू B अल्फ़ा इंटू Q अल्फ़ा इंटू BP QP बटे 2πmp। सो देखिए 2π से 2π आपका कट जाएगा और B अल्फ़ा से BP आपका कट जाएगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बचा m अल्फ़ा बटे Q अल्फ़ा इंटू QP बटे MP, इतना आएगा टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा, इतना आएगा या नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं फ्रेंड्स, इसको लिख देते हैं 1 बटे Q अल्फ़ा बटे M अल्फ़ा इंटू इसको लिख देते हैं QP बटे MP का होल पावर 1, और जो रेशियो होता है होता है आपका QP बाय MP बटे
QP बाय MP बटे Q अल्फ़ा बटे MQ, इसका जो रेशियो होता है वह 2 के बराबर होता है। इसको याद रखना पड़ेगा, यानी कि मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अपॉन, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। जो आपका चार्ज 1 प्रोटॉन बटे मास 1 प्रोटॉन अपॉन चार्ज 1 अल्फ़ा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल विच इज इक्वल टू 2। सो इसका होल इक्वेशन का मान कितना आ जाएगा 2। सो टी अल्फ़ा बटे टी पी विच इज इक्वल टू 2। सो टी अल्फ़ा बराबर 2 इंटू टी पी, वेयर टी पी इज टाइम पीरियड टेकन बाय दी प्रोटोन। सो जो अल्फ़ा पार्टिकल के द्वारा जो टाइम पीरियड लिया जाएगा वह प्रोटोन से दुगुना होता है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 टाइम्स दैट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 1990 CBSE में पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सब वैल्यू आप लोग को याद रखना पड़ेगा, फिर बहुत सारे दिए भी रहते हैं एग्ज़ाम में, आपके दे दिए रहेंगे अगर याद नहीं है तो। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिस्क्राइबिंग या सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। यानी कि जो ड्यूट्रॉन है जिसमें मूव कर रही है उसका रेडियस आपका है 0.5 मीटर, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब या सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। यानी कि एक प्रोटॉन है वह भी आपका सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसका रेडियस है 0.5 मीटर और द सेम प्लेन विथ द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो जो ड्यूट्रॉन का आपका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है वह कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो निकालना है हम लोग को प्रोटॉन जो 0.5 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में घूम रही है, उस प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसी को निकालना है। सो वी नो दैट कि व्हेन चार्ज पार्टिकल moves in a circular path in magnetic field, then the radius covered by the charge particle which is equal to mv बटे qb ना। सो यहाँ पर चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ले आते हैं। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए तो 2m इंटू अंडर रूट 1 बटे 2 इंटू m बाई VX² अपॉन QB। देखिए लिख सकते हैं, यदि इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर देते हैं। ऊपर में सबको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, 2m गुना 1 बटे 2 इंटू m VX²। सो हाफ से हाफ कटेगा, m से m x² से बाहर आएगा तो क्या आएगा, m आ जाएगा, और VX² है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा ना। मतलब इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। सो 2m एंड वी नो दैट कि हाफ mv² विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी सपोज करते हैं आपका E है अपॉन QB। सो R इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 2me अपॉन Q/B। ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए आपका एक है प्रोटॉन और एक है आपका ड्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है ड्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन में जो चार्ज होगा वह सेम चार्ज होगा ड्यूट्रॉन में, बिकॉज ड्यूट्रॉन जो होता है वह आइसोटॉप होता है किसका, हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है बट एटॉमिक मास नंबर 2 होता है, इसी को बोलते हैं ड्यूट्रॉन। सो इसमें देखिए इसमें कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, और यहाँ पर भी तो एक प्रोटॉन का जिक्र किया गया है। मतलब दोनों में जो चार्ज होगा वह क्या होगा, सेम होगा,
और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर है या नहीं, यानी कि दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका Q और B है वह दोनों में सेम होगा, और 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है फ्रेंड्स। सो R इज इक्वल टू √m/e हो जाएगा फ्रेंड्स, होगा या नहीं। और क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि दोनों का जो रेडियस है, यानी कि प्रोटॉन जिस सर्कुलर पाथ में घूम रही है उसका रेडियस और जिसमें न्यूट्रॉन घूम रही है उसका रेडियस, दोनों का क्या है, सेम है, यानी यह R भी क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि हम लोग एक्सपायर कर देंगे तो 1 विच इज इक्वल टू m/e लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट इज कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एनर्जी किसका है, मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी, और जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। सो जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है फ्रेंड्स, देखिए जो न्यूट्रॉन का मास होता है md लिख देते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वह होता है 2 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। आपको याद रखना पड़ेगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो आपका 2 होता है। दैट इज कि जो न्यूट्रॉन का मास है वह कितना है, 2 गुना है, किससे, प्रोटॉन से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये 2 गुना हो गया, यदि मास न्यूट्रॉन का 2 गुना हो गया, और 2 गुना के केस में सॉरी mp, हाँ प्रोटॉन का 1 ना। आप यहाँ से देख सकते हैं न्यूट्रॉन में आपका काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 50 किलो वोल्ट दिया हुआ है ना। सो आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 50 किलो वोल्ट। सपोज कर लेते हैं जो प्रोटॉन का है मास वह न्यूट्रॉन के मास से कितना है, md/2 है। सो मास में पुट कर दीजिए md एंड मास ऑफ प्रोटॉन, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 गुना मास है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का 2 गुना था, यानी कि इन्वर्सली है। कैसा है, इन्वर्सली। अगर 2 में आपका 50 था तो 1 में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। सो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वह D आएगा। इसको चलिए देखते हैं, पूरा बेसिक से बना के देखते हैं कैसा होगा। सो देखिए दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है ना, सो रेडियस बराबर कर लेते हैं। सो √2 इंटू md ed अपॉन QB विच इज इक्वल टू √2 mp EP अपॉन QB। देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और दोनों में चार्ज भी रहता है सेम। √2 से √10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा आपका md ed अपॉन mp EP ना। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वह 2 गुना होता है नहीं होता है। सो 2 mp इंटू ed विच इज इक्वल टू mp इंटू EP। सो √mp से √mp कट जाएगा, मतलब √2 इंटू, आप यहाँ देखिए ed का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 50 विच इज इक्वल टू mp से mp कैंसिल हो गया था ना, √ से √ EP। सो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100 √ में विच इज इक्वल टू EP। सो एक्सपायर कर देंगे, यानी कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन D विल बी राइट आंसर। 1991 में पूछा गया फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो डायरेक्ट है 1 लाइनर क्वेश्चन है कि a beam of electron passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic field. If the electric field is switched off and the same magnetic field is maintained, the electron move. यानी कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बिना डिफ्लेक्ट किए ही मूव कर रही है और मूव कर रही थी। अब क्या किए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसको हम लोग रिमूव कर दिए, मतलब इसको समाप्त कर दिए और केवल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ही लाई करने दिए। तो बताइए कि जो जब आपका केवल मैग्नेटिक फील्ड हो तो चार्ज पार्टिकल का क्या होगा पाथ, यानी कि चार्ज पार्टिकल के द्वारा कौन सा पाथ आपका कवर किया जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल आपका परपेंडिकुलर इंटर किया है, किसमें, परपेंडिकुलर। और भैया इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, और जब भी चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा पाथ कवर किया जाता है वहाँ होता है सर्कुलर ऑर्बिट। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, CBSE 2007 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ चैप्टर 3 से है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करके पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर 3 में है आपका टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट या डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, की दो पैरेलल वायर्स हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका कितनी है 1 मीटर। इफ़ बोथ देम कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट, दोनों क्या करता है कि 1 एम्पियर करंट को कैरी करता है, कितना 1 एम्पियर। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स, यानी कि दोनों वायर्स के बीच में आपका फोर्स कितना लगेगा इस चीज़ को बताना है। सो सपोज करते हैं कि दोनों में सेम डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है और जब भी दो पैरेलल कंडक्टर के बीच अधिक करंट आपका सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो होता है अट्रैक्टिव। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर ऑफ योर वायर विच इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2 इंटू I1 I2 अपॉन D, वेयर D इज डिस्टेंस। एंड वी नो दैट कि μ0/4 पाई विच इज इक्वल टू 10⁻⁻7 2 इंटू, देखिए I1 का मान 1 है और I2 का मान 1 है, यानी 1 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। सो ऑप्शन एक मिनट, पर यूनिट लेंथ बोला है ना फ्रेंड्स, और पर यूनिट लेंथ बोला है तो वही हो जाएगा। उसमें क्या है आप फोर्स इतना निकाल लिए पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 यूनिट लेंथ में कितना होगा। सो 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट लेंथ मतलब 1, सो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, ठीक है। CBSE 1998 में आया हुआ फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगर नेचर पूछता तो नेचर अगर पूछा रहता तब इसमें डायरेक्शन दिया रहता कि दोनों में करंट आपका सेम जा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन लिए हुए हैं तो फोर्स कैसा हो जाएगा अट्रैक्टिव। अगर दोनों का एक का डायरेक्शन ले लेते हैं अपवर्ड और एक का डाउनवर्ड, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं तो हो जाता है रिपल्सिव फोर्स का नेचर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर कि टू पैरेलल वायर्स इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच कैरी 10 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया है सेम, तो जब भी दो पैरेलल वायर के बीच करंट का डायरेक्शन क्या हो सेम तो फोर्स का नेचर क्या होगा अट्रैक्टिव, यानी कि जो भी है रिपल्सिव वाला ऑप्शन में खत्म हो गया तो 2 ऑप्शन बचा है अट्रैक्टिव का। द फोर्स एग्जिक्टेड बाय वन वायर ऑन दी अदर पर मीटर लेंथ ईच, यानी कि पर मीटर लेंथ में जो फोर्स लगाएगा एक वायर के द्वारा दूसरे वायर पर वह क्या होगा। तो इसे फार्मूला पुट कर दीजिए 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना दिया 10 एम्पियर, सो 2 इंटू 10 इंटू 10 100 आ जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ देखिए 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 10 का पावर -2 गुने 10 मीटर, यानी आएगा 10 का पावर -1। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड सेम है इसी प्रकार का। चलिए देखते फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 नंबर क्वेश्चन। एंड 72 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसमें बोला है कि या करंट लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर एक्स स्क्वायर, यानी कि करंट लूप का जो एरिया दिया हुआ है वह है 0.01 मीटर एक्स स्क्वायर एंड कैरिंग या करंट ऑफ 10 एम्पियर, और करंट कितना कैरी कर रहा है 10 एम्पियर को, ठीक है।
इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला, यानी कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं उसका इंटेंसिटी कितना है 0.1 टेस्ला। तो बताइए टॉर्क कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में। सो देखिए मान लेते हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिए कि एक कोई हम लोग सर्कुलर लूप को रख दिए हैं, मान लेते हैं आई सर्कुलर लूप है, ठीक है फ्रेंड्स। और सॉरी आई सर्कुलर लूप नहीं है, आई जो है सर्कुलर लूप में आपका करंट पास हो रहा है। सो मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट आप देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वह इधर हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, यानी थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। सो आई ए बी इंटू साइन थीटा, थीटा का मान कितना 0 डिग्री, सो साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन दी सॉरी कहाँ पर था, सो टॉर्क जो लगेगा लूप पर वह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, कि ये एक्स वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग in the plane of the loop. If the force of one arm of the loop is F, the net force on the remaining 3 arms of the loop is, मतलब कि एक कोई एक्स वायर है, इसे क्या कर दिए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई लूप वगैरह को रखते हैं तो उस लूप में जो नेट फोर्स लगता है उसका मान होता है 0, और जो टॉर्क लगता है उसका कुछ वैल्यू हो सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप केवल टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है और जो नेट फोर्स होता है वह आपका क्या होता है 0 होता है ना। सो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 आर्म है, कितने आर्म है 4 आर्म, और एक आर्म में मान लेते हैं आपका फोर्स है F, कितना फोर्स है बाबू F फोर्स है। तो जो बचा हुआ आर्म होगा इस आर्म में क्या होना चाहिए, इस F के बराबर फोर्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अगर इस F के बराबर फोर्स लगेगा तब ना आपका नेट फोर्स 0 आएगा, मतलब कि जो टोटल देखिए वी नो दैट कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में F नेट इज इक्वल टू 0। सो देखिए 1 आर्म में आपका कितना लगा है F, तो जो बचे हुए 3 आर्म है उसमें भी तो आपका F लगना चाहिए ना, तब ना आपका 0 होगा, यानी कि जो F हो जाएगा वह -F के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं, यानी कि जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स में लगेगा वह -F लगेगा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 2010 में आपका पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं F3 मतलब कि 3 साइड में, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा F बराबर -F3। सो F3 इज इक्वल टू -F, मतलब कि जो तीनों आर्म में फोर्स लगेंगे वह किसके बराबर होगा -F के बराबर होगा। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप हम लोग 74 में भी देखेंगे, और 74 वाला आपका एम्स में भी आया हुआ है ना, नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ है फ्रेंड्स। सो चलिए इसको देखते हैं। ये क्लोज लूप PQRS कैरिंग या करंट इज प्लेस्ड इन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर देखिए कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और भैया जब भी यूनिफॉर्म रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो नेट फोर्स लगेगा वह किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा ना। इफ़ द मैग्नेटिक फोर्स वन दी, चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, वन दी सेगमेंट PS SR RQ R F1 F2 F3, यानी कि जो सेगमेंट है आपका PS में कितना फोर्स लग रहा है F1, जो आपका SR में है कितना लग रहा है F2, और जो आपका सेगमेंट है QR इसमें कितना लग रहा है F3 आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अलोंग द डायरेक्शन सोन दी डायरेक्शन सोन द फोर्स वन दी सेगमेंट QP इज, यानी कि ये जो QP वायर है इसमें कितना फोर्स लग रहा है इसको बताइए। अब थोड़ा सा देखिए फिगर है, ये हम लोग का सेगमेंट दिया हुआ है, नीचे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपका P, ये आपका Q, ये है आपका R और ये है आपका S। ठीक है फ्रेंड्स, जो QR में आपका फोर्स लग रहा है वह हो गया F3, जो RS सेगमेंट में लग रहा है वह हो गया F2 एंड जो आपका PS में लग रहा है वह हो गया आपका F1। तो हम लोग को बताना PQ सेगमेंट में कितना फोर्स लगेगा। अच्छा, वी नो दैट कि फोर्स इन ए कंडक्टर विच इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B होता है या नहीं होता है। एक बात यहाँ बताइए, यहाँ पर एक क्रॉस में है ना, मतलब यह इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि फोर्स जो है वह परपेंडिकुलर है लेंथ का, और फोर्स जो है वह परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का। यदि आप लोगों को याद होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ना। चलिए आप देखिए, ये जो लूप है आपका, इस लूप में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया गया है। सो हम लोग क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन खुद लेंगे। अब देखिए करंट का डायरेक्शन हम लोग लेंगे किधर, वो भी तो एक सोचने वाली बात है। हो सकता है कि हम लोग ऐसे ले लें, यानी कि डाउनवर्ड साइड में। चलिए पहले अपवर्ड साइड में ले लेते हैं। अगर आप इधर लीजिएगा करंट का डायरेक्शन, मतलब कि R से Q की ओर, तो आप देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की ओर लगेगा, बट जो फोर्स है वो आपका इनसाइड हो जाएगा। लेकिन फोर्स जो है आपका आउटवर्ड लग रहा है, बाहर की ओर ना। देखिए ऐसे दिया हुआ ना, बाहर की ओर, मतलब कि जो R से Q का डायरेक्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे लेंगे, Q से R। सो R से S हो जाएगा, इसी प्रकार आपका S से P हो जाएगा, और P से आपका Q हो गया। कोई दिक्कत फ्रेंड्स। एंड हम लोग देखें क्या कि जो फोर्स है वह परपेंडिकुलर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड दिस इज द कंडक्टर P। सो सपोज करते हैं कि जो आपका सेगमेंट या फिर जो कंडक्टर PQ है, यहाँ पर जो L है, L बोले तो सेगमेंट का लेंथ बोले, या फिर इसी को कंडक्टर का लेंथ बोले, तो जो फोर्स लगेगा भैया वह इसके परपेंडिकुलर लगेगा या नहीं, हाँ या ना, लगेगा ना। सो दिस इज 90 डिग्री एंड सपोज F फोर्स लग रहा है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं ना। चलिए इसको कहाँ पर रखे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एंड वी नो दैट कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है वह कितना होता है, 0। एंड आप देखेंगे तो SR आपका हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है या नहीं है, यानी कि जो F2 है वह हॉरिजॉन्टल लाइन में लग रही है फोर्स, नहीं। और जो आपका F3 और F1 है वह वर्टिकल लाइन में लग रही है फोर्स, मतलब कि जो आपका PQ सेगमेंट में जो फोर्स लगेगा इसमें भी तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लगेगा। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ करते हैं। सो देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस को ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपका वर्टिकल भी ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ये हो गया आपका वर्टिकल। एंड सपोज करते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, कितना है, थीटा। सो चलिए कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि, एक मिनट, दिस इज द F एंड इट इज़ द थीटा। सो ये हो गया आपका F cos थीटा, और इधर हो जाएगा आपका F sin थीटा। होगा या नहीं होगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ना। दैट मीन्स कि जो इधर वाला कंपोनेंट है इसका मान आ जाएगा F sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट का F cos थीटा ना। चलिए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इधर हो गया आपका F cos थीटा, और इधर हो गया आपका F sin थीटा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। सो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना है, F sin थीटा, F sin थीटा, और यह जो F sin थीटा है क्या इस F3 को बैलेंस करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि F sin थीटा आपका इधर लग रहा है, देख लीजिए, और F3 आपका इधर लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो F sin थीटा विच इज इक्वल टू F3
क्या हो जाएगा आपका F3 इसी प्रकार से। और हाँ, एक मिनट, एफ साइन थीटा केवल F3 को नहीं, एफ साइन थीटा और F1 दोनों का डायरेक्शन सेम है। एफ साइन थीटा और F1, ये आपका F1 है और ये आपका एफ साइन थीटा, यानी कि F1 प्लस एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू F3। एंड जो आपका हो गया एफ कॉस थीटा, इसको बैलेंस क्या, एफ कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर देगा, F2 ना। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, और यही आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। सो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से एफ साइन थीटा का यदि मान निकालना चाहेंगे, एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू F3 माइनस F1 एंड एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू F2। अब क्या करते हैं, दोनों को एक्सवायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं, यानी कि एक्सवायरिंग सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण वीडियो में थोड़ी सी विलम्ब हो गई है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि एफ साइन थीटा और दोनों साइड एक्सपायर कर देते हैं। सो एक मिनट, एक्स वायर विच इज इक्वल टू F3 माइनस F1 का एक्स वायर ना। सो आपका आ जाएगा एफ एक्स वायर साइन एक्स वायर थीटा विच इज इक्वल टू F3 माइनस F1 का एक्स वायर, और इसको भी इसी तरह कर देते हैं, दोनों साइड एक्स वायर कर लेते हैं। सो एफ एक्स वायर कॉस एक्स थीटा विच इज इक्वल टू F2 एक्स वायर, और दोनों को जोड़ देते हैं। सो एफ एक्स वायर इंटू आपका आ जाएगा साइन एक्स वायर प्लस कॉस एक्स वायर थीटा विच इज इक्वल टू F3 माइनस F1 का होल एक्स वायर प्लस F2 का होल एक्स वायर विच इज इक्वल टू 1। सो F इज इक्वल टू अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल एक्स वायर प्लस F2 का होल एक्स वायर। सो जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर आपका कौन सा है। सो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE 2000 एंड, और एक बार ये नीट में भी आया हुआ है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और जो भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए,